नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें हम अगले 1 घंटे में पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी के लिए अधिक उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है कि आज मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। जब भी अब आप कहीं पर जाते हैं तो आपका पहला परिचय आपका आत्मविश्वास कराता है। आत्मविश्वास देखकर हम जान सकते हैं कि बंदे में कितनी गट्स है। यानी आत्मविश्वास जिसके पास होगा वो अलग ही पहचाना जाएगा। और आत्मविश्वास कब आता है? जब हम लगातार किसी चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसमें पारंगत साबित होते हैं। जैसे ही एग्जाम आएगा, जिसकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी, जिसकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी, वो आत्मविश्वास से भरा होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं अपने आत्मविश्वास को इन क्वेश्चनों के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बोन क्लाइमेट समिट, हाल ही में बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित हो रही है? तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो UNFCCC की बैठक की वार्षिक या अर्धवार्षिक बैठक होती है, ठीक है। उसको जलवायु किस पर? जलवायु परिवर्तन पर, जिसमें इसमें ये क्या करते हैं, इसमें आगे आने वाली जो समिट्स होंगी उनमें क्या इनका मोटिव रहेगा, यानी क्या इनका एजेंडा रहेगा, उस पर बात करने के लिए ये UNFCCC की बैठक का आयोजन कराया जाता है। तो इस बार कहां हो रही है? बोन। और बोन कहां पर है? जर्मनी में। तो जर्मनी के बोन में आयोजित की जा रही है, ठीक है। किसकी? UNFCCC की, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसकी बैठक कहां पर करी जा रही है? तो बोन जर्मनी में करी जा रही है। ये कब किया है? 2025 की। इसमें 5000 से ज्यादा जो इसके जलवायु से जुड़े हुए लोग हैं, यानी से अधिक से ज्यादा प्रतिनिधि, जलवायु से जुड़े हुए लोग, प्रतिनिधि जो हैं वो क्या लेंगे? भाग लेंगे, ठीक है। इसमें कितने लोग भाग लेंगे और कहां हो रही है? तो जर्मनी में हो रही है। जर्मनी के बोन शहर में हो रही है। जर्मनी का बोन शहर जो किसके लिए जाना जाता है? इसके मुख्यालय के लिए। किसके? UNFCCC। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बोन जर्मनी में ही है। कहां पर है? तो बोन जर्मनी में ही है। तो इसके मुख्यालय में ही इस बैठक का आयोजन कराया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करूंगी मैं UNFCCC की, तो इसकी स्थापना कैसे हुई? तो सबसे पहले 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। कहां पर आयोजन किया गया? तो रियो डी जेनेरियो। ये कहां पर है? तो ये ब्राजील में है। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया। यहां पर एक फ्रेमवर्क की बात पर सहमति बनी और इसको लागू कब किया गया? तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हो जाएगी इसकी 1992 में। लेकिन ये लागू कब से हुआ? तो 1994 से ये लागू किया गया। क्या? UNFCCC कब से लागू हुआ? तो 1994 से लागू किया गया। 1994 में लागू हुआ और 1992 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और ये मुख्यालय है, यहां पर ही इसकी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो क्या करेंगे? ये जलवायु, जो हमारी जलवायु है उसके जो एजेंडा है 2025 के लिए जो एजेंडा है वो क्या करेंगे? जलवायु समझौते की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करनी है, इनका कार्य क्या है? समीक्षा। और जो हमारा COP29
कोप 29 2025 में कहां पर होगा? बाकू, अजरबैजान। अजरबैजान में जो हमारा कोप 29 होगा उसमें क्या एजेंडा होगा, इसका एजेंडा निर्धारित करेंगे, एजेंडा निर्धारित करेंगे। मतलब कोप 29 में जलवायु परिवर्तन के किन मुद्दों पर बात की जाएगी, इसका निर्धारण इस बैठक में किया गया है। अगर मैं बात करूं यूएनएफसीसी की जो अब तक की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं उनके बारे में, ठीक है, एक बार आप नोट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूएनएफसीसी की जो अब तक हुई महत्वपूर्ण बैठक है वो कौन कौन सी है, तो इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई वो कब हुई? तो बैठक 1994 से लागू हुआ, तो अगले साल 1995 में इसकी पहली बैठक हुई, जिसे हमने कोप फर्स्ट के नाम से जाना। कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है कोप का मतलब? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी पहली मीटिंग कब हुई? तो 1995 में हुई। और कहां पर हुई? तो बर्लिन। बर्लिन कहां पर है? जर्मनी। बर्लिन जर्मनी में इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद जो इसकी अगली महत्वपूर्ण बैठक हुई वो कोप 7 के नाम से जानी जाती है। कोप 7 ये कहां पर हुई? तो ये क्योटो कहां पर है? जापान में कब हुई? 2001 में। 2001 में क्योटो जापान में इस बैठक का आयोजन किया गया। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बैठक में ही क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल को डिक्लेयर किया गया, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से। अगर आपसे कोई पूछे तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसके बाद जो कोप 8 हुई वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित की गई। और कब की गई? 2002 में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद एक इसकी कोप 21 21वीं बैठक इसकी पेरिस फ्रांस में हुई। पेरिस फ्रांस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में कब हुई? 2015 में। इसमें हमारे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रोन ये दोनों शामिल हुए। और इन्होंने किसकी स्थापना की? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं पिछली कुछ बैठकें कहां आयोजित हुई, जैसे कोप 27 कहां हुई? मिस्र में आयोजित हुई, मिस्र में। उसके बाद कोप 28 कहां पर हुई? दुबई में, यूएई में आयोजित हुई, ठीक है। उसके बाद कोप 29 जो मैंने आपको अभी बताया कि बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया जाना है। तो इसमें क्या एजेंडा होगा, इसके लिए इस बैठक में निर्धारित किया जाएगा कि इस पे किस मुद्दों पर बातें होगी और किस मुद्दों पर हमें सहमति बनाने के लिए जोर लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मीटिंग चल रही है, ठीक है, बॉन जर्मनी में, यूएनएफसीसी की। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जर्मनी की, हमारी जर्मनी की बात आई है तो हम देख लेते हैं जर्मनी कहां पर है। तो जर्मनी जैसा कि हम जानते हैं यूरोप का देश है, ठीक है, ये हमारा भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर, इसको आप जानते ही हैं। भूमध्य सागर से ऊपर पड़ेंगे तो फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और यहां पर हो गए, ये क्या हो गया आपका? ये जर्मनी, ठीक है। ये कौन सा है? तो ये जर्मनी है, हिटलर वाली जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी, ठीक, जर्मनी। और यहां पर इसके ऊपर है ये डेनमार्क, ये कौन सा देश है? डेनमार्क। और नीचे जर्मनी, ठीक है। अब जो यहां से ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं जटलैंड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब जटलैंड प्रायद्वीप किसमें है? तो डेनमार्क और जर्मनी के बीच बटा हुआ हिस्सा है, यानी इसका अधिकार इसके दक्षिण हिस्से पे। जब हम मैप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? प्लस का निशान बनाते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा साउथ, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं तो ये देखिए, यहां तक क्या हो गया? नीचे जर्मनी, और ये प्रायद्वीप कहां से? यहां से शुरू है, ठीक है। तो इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो जर्मनी के पास है, और ऊपर वाला उत्तर वाला हिस्सा किसके पास है? तो डेनमार्क के पास है।
तो ये कौन सा प्रायद्वीप हो गया? जटलैंड प्रायद्वीप। किसके बीच बटा हुआ है? जर्मनी और डेनमार्क के बीच बटा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो किसकी नदी के किनारे है? तो ये हमारी जो राजधानी है एल्बे, एल्बे नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे। ठीक है, तो किस नदी के किनारे है? तो एल्बे नदी के किनारे स्थित बर्लिन की राजधानी है। ठीक, जटलैंड प्रायद्वीप पे हो गया। और एक इसमें प्रसिद्ध चीज जिसको हमेशा पूछी जाती है, रूर बेसिन। रूर बेसिन ये क्या है? तो रूर बेसिन असल में यहां पर एक रूस नहीं, रूर 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 बेसिन, दरअसल यहां पर एक रूर नदी बहती है। कौन सी नदी? रूर नदी। और रूर नदी ये इसकी भ्रंश घाटी में कोयले के विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। रूर नदी की घाटी में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसलिए किसके लिए प्रसिद्ध है रूर बेसिन? तो कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत की रूर नदी, भारत की रूर नदी, रूर नदी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ये दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी घाटी से भी भारत में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो भारत की रूर नदी दामोदर नदी। और विश्व में रूर नदी कहां पर है? जर्मनी में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब रिवीजन के क्वेश्चन, मई का रिवीजन, मई के जितने भी क्वेश्चन है मैं लगातार उनको इसमें डालता जा रहा हूं, जिससे आपका रिवाइज प्रॉपर चलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये जो चीन और कंबोडिया, कंबोडिया दोनों के बीच में आयोजन इसका किया गया। किस किस के बीच? चीन और कंबोडिया के बीच इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2023 के गृह युद्ध के बाद सूडान ने किसे अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया है? तो कामिल इदरीसी, कामिल इदरीस को इन्होंने क्या किया है? अपना गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, किस राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान, कौन सा अभियान? विकसित कृषि संकल्प अभियान किस में, कहा, किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये त्रिपुरा। कौन से राज्य में? तो ये त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया। ठीक है, आरबीआई ने किस कारण से HCBL सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आप हमको मैंने पढ़ाया था कि इसमें पैसे की कमी हो गई है, यानी पूंजी की कमी के कारण, पूंजी की कमी के कारण इसको बंद, इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पहली असेंबली कहां आयोजित की गई? तो अभी इसकी पहली असेंबली कौन सी? तो जो पहली होती है उसको हमेशा ध्यान रखना। पहली असेंबली कहां आयोजित की गई है? तो इसकी असेंबली नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता हमारे पर्यावरण मंत्री, नई दिल्ली में कहां पर आयोजित की गई है? भारत में। ठीक है, नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे पर्यावरण मंत्री। और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव ने क्या किया है? इसका अध्यक्षता की है। और किस लिए इसका आयोजन किया गया है? जो विश्व में जो बड़ी कितनी 7 बिल्लियां हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो ये क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत इसकी 2024 में भारत के द्वारा की गई थी, भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो भारत ने IBCA की स्थापना मतलब शुरुआत की। ठीक है, ये कैसा है? एक बहुराष्ट्रीय पहल है। क्या है ये? एक बहुराष्ट्रीय पहल है।
यानी इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। बहुराष्ट्रीय पहल है, बहुराष्ट्रीय पहल है। जहां जहां भी ये बिल्लियां पाई जाती हैं उनको देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात करें कि भाई हमने इसकी स्थापना कर दी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सामूहिक कार्यवाही करना। पहला इसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक कार्यवाही, सामूहिक कार्यवाही, यानी सभी लोग मिलकर आपस में इसके जो संरक्षण के लिए उसकी कार्रवाई को करें। फिर दूसरा क्या है? ज्ञान का आदान प्रदान हो, ज्ञान का आदान प्रदान, आदान प्रदान। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान का आदान प्रदान, किस क्षेत्र में इनको क्या चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना भी जरूरी है इनके संरक्षण के लिए। तीसरा, क्षमता का निर्माण, क्षमता का निर्माण, यानी क्षमता का निर्माण, इनके संरक्षण की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसके माध्यम से दुनिया की, इनके माध्यम से संरक्षण, संरक्षण किसका? दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों का, दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों का, बड़ी बिल्लियों का संरक्षण। ठीक है, 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण। अब हम देखते हैं कि ये 7 बड़ी बिल्ली हैं कौन कौन सी। अब हमने ये तो देख लिया कि इनका संरक्षण करना है तो इसके लिए ज्ञान चाहिए, सामूहिक प्रयास चाहिए, लेकिन ये 7 बिल्ली हैं कौन सी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो 7 बिल्ली में सबसे पहले शेर, ठीक है, लॉयन, दूसरे में चीता और जगुआर, ठीक है, और हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ और तेंदुआ, हिम तेंदुआ और तेंदुआ, और प्यूमा, प्यूमा एक हो गया, प्यूमा, ठीक है, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, चीता, तेंदुआ, शेर, और कौन सा बचा? और एक बचा बाघ, बाघ। तो ये 7 बिल्लियां हैं जिनके संरक्षण की बात इसमें कही गई है। और ये शुरू क्यों किया गया? तो ये 2024 में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत अगर बात करूं तो इसकी शुरुआत 2014 में कब की गई? 2024 में। कब? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की कौन सी 50वीं वर्षगांठ पर, 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको शुरू किया गया। अब बात करूं तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया। किसके लिए? चीतों के संरक्षण के लिए या टाइगर के संरक्षण के लिए किया गया। ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लायन चला है, प्रोजेक्ट लायन। ये कब चला? तो ये 2020 में चलाया गया। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट, ये कब चलाया गया? तो 1992 में चलाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया। तो अगर इसको याद रखना कब चलाया? 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। अगर अभी शेरों की जो गणना हुई है तो उसमें शेरों की गणना में किस राज्य में सर्वाधिक है? किस राज्य में सर्वाधिक क्या है? शेर हैं। ठीक है, एशियाई शेर, एशियाई शेर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक गिरवन गुजरात, गिरवन गुजरात में सबसे अधिक शेर पाए जाते हैं। कितने? 384। कितने हैं? 384। अगर बात करूं भारत में कुल कितने हैं, तो भारत में 891 कुल शेर हैं, एशियाई शेर 891 हैं, जिसमें से कि केवल गुजरात के गिरवन में ही 384 पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारा बिग कैट लाइन, जिनके फोटो यहाँ पर लगे हैं 7 की 7 बिल्लियों के, 1 2 3 4 6 7। ठीक है, अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है? तो अभी जो गहीर माथा हमारा अभ्यारण्य है वहां पर जो कछुए हैं वो अंडे देने आते हैं। ठीक है, तो इनको संरक्षण के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन ओलिव ऑयल। तो किसके लिए? ओलिव कछुओं के संरक्षण के लिए एक ये चलाया गया। ठीक है, हाल ही में किसने 23 राज्यों में सरकारी स्कूलों के नामांकन में गिरावट पर तत्काल जांच की मांग की है? तो हमारे यहाँ जो शिक्षा मंत्रालय है
उसने तत्कालीन मांग की है किसकी, जांच की, कि ये जो नामांकन है स्कूलों में ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि मिड डे मील के जो हमारा प्रोग्राम है उसमें धांधली को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब धांधली बंद हो गई तो जो मिड डे मील लेने वाले थे वो बच्चा जाना बंद कर दिए। ठीक, तो ये बंद हो गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता सम्मानित वैज्ञानिक जयंत नीलकर किस क्षेत्र से हैं? तो ये खगोल वैज्ञानिक है। क्या है? खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक थे कौन? नीलकर। भारत सरकार ने किस क्षेत्र के निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी है? तो किसमें? जो हमारी परमाणु ऊर्जा है उसमें, परमाणु ऊर्जा में। ठीक है, इसमें निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों के भी रास्ते खोल दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सिपरी ईयरबुक 2025 के अनुसार, हाल ही में सिपरी ईयरबुक 2025 के अनुसार निम्न में से किस देश के पास भारत से अधिक परमाणु वॉरहेड्स हैं? तो ये क्या है? अभी सिपरी की रिपोर्ट आई है। सिपरी की रिपोर्ट, सिपरी एक संस्था है, कहाँ की है? स्टॉकहोम, जो किसकी राजधानी है? स्वीडन की। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम यहाँ की एक संस्था है। इसका नाम है स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है? ये इस क्षेत्र में काम करता है कि दुनिया को हथियारों की दौड़ से कैसे बाहर निकाला जाए, और इसके लिए एक सर्वेक्षण निकालता है जिसमें ये बताता है कौन सा देश अपनी सैन्य खर्च पे कितना खर्च कर रहा है और किसके पास कितने हथियार हैं और किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो इसमें बताया गया है कि चीन के पास बहुत अधिक परमाणु हथियार हैं। ठीक है, और इसने इन देशों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। चीन के बारे में बताता है कि इसके पास 600 प्लस परमाणु हथियार हैं। ठीक है, और ये हर वर्ष लगभग 100 प्लस बढ़ा रहा है। 100 को क्या कर देता है? बढ़ा रहा है। और इसमें कहा गया है 2030 तक चीन क्या कर लेगा? चीन IB इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा एक महाद्वीप है, जैसे विश्व में कितने 7 महाद्वीप है। ठीक है, कितने हो गए? 7, 3 और 4 7। तो अगर मान लो चाइना यहाँ पर है और यहाँ से इस वाले महाद्वीप पे इसे मिसाइल दागनी है, तो उसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल जो जा सके, वैसी बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास है। तो इसने कहा है 2030 तक ये USA और रूस के बराबर कर लेगा, मतलब उससे आगे या उनके बराबर 2030 तक कर लेगा। चाइना इतनी गति से अपने हथियारों को, जखीरे को बढ़ा रहा है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जो परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहे हैं। इसमें भारत के लिए कहा गया है, भारत परमाणु हथियार विस्तार करने वाले देशों में शामिल है। ठीक है, देशों में शामिल है, यानी अपने हथियार बढ़ा रहा है। तो भारत अपने हथियार बढ़ा रहा है, और इसने बताया है कि चाइना के पास इतने हथियार हैं कि वो 2030 तक बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में रूस और USA की बराबरी कर लेगा। और इसमें बताया गया है कि परमाणु हथियार कितने देशों के पास है। तो विश्व में परमाणु हथियार किसके पास है? हथियार वाले देश कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा हथियार USA, दूसरा रूस, और फिर चीन और भारत, उसके बाद 5 इजराइल हो गया, और यूके हो गया। कितने हो गए? 5 6 7वां हो गया तुम्हारा फ्रांस, 8वां हो गया तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, और 9वां आपका हो जाएगा पाकिस्तान, अपना नल्ला पाकिस्तान। इसको काम धंधा नहीं है, इसके लिए इसका नाम नल्ला पाकिस्तान भी इस हथियारों की दौड़ में शामिल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या? स्टॉकहोम। अगर मैं बात करूं स्टॉकहोम कहां पर है, तो स्टॉकहोम
ये ऊपर वाले जो देश दिख रहे हैं आपको, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। ठीक है, अब स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क कौन से देश कहलाते हैं? आप मुझे बताएंगे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क कौन से देश कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इसमें आइसलैंड जोड़ दूं, ठीक है, आइसलैंड अगर इसमें जोड़ दूं और तो ये कौन सा देश बन जाएगा? फिनलैंड और आइसलैंड, ये कौन सा देश बन जाएगा? ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट मंथ के क्वेश्चन। साइबर अपराध से निपटने के लिए किस विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सांकेतक लॉन्च किया? यानी साइबर अपराध से निपटने के लिए किसने? दूरसंचार विभाग ने, दूरसंचार विभाग ने किया है ये। ठीक है, दूरसंचार विभाग ने किया है। भारत की किस अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिबद्धता की पुष्टि की? तो डब्ल्यूएचओ की। और इसके हेड कौन है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देखो 22 के लिए 3 महीने आते हैं, 3, पहला ये नीचे मई, इससे क्या आएगा? अप्रैल, और इससे ऊपर मार्च। ठीक है, तो मार्च में क्या होगा? जल दिवस 22 तारीख को, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस। ठीक है, तो ये तीनों दिवस याद रखेंगे लगातार 3 महीनों की 22 तारीख को। पहले जैसे पृथ्वी आई, नहीं, पृथ्वी पे क्या था सबसे पहले? सबसे पहले पृथ्वी पे पानी था। ठीक है, सबसे पहले क्या था? पृथ्वी पे पानी था। फिर जैसे जैसे पानी सूखा तो महाद्वीप ऊपर आ गए, तो क्या बन गई? पृथ्वी रहने के लिए। उसके बाद जब ये महाद्वीप ऊपर आ गए तो इस पर जैव विविधता उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये होगी जैव विविधता लास्ट में। तो पहले पानी, फिर पृथ्वी और फिर जैव विविधता। 2025 में तेल और गैस भंडार के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? तो वेनेजुएला का प्रथम स्थान है। वेनेजुएला, जुएला का प्रथम स्थान है, वेनेजुएला का प्रथम स्थान है। ये तीनों देश बताएंगे आप? चलो मैं ही बता देता हूं। देखो ये हो गया हमारा नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, और ये रहा आइसलैंड। ठीक है, अब लिख देता हूँ यार, ये हमारा आइसलैंड, ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और एक देश हमारा फिनलैंड। कौन सा हो गया? फिनलैंड। तो ये पांचों देश बनके बनते हैं नॉर्डिक देश। ये पांचों क्या है? 5 का हो गया नॉर्डिक, नॉर्डिक, नॉर्डिक देश। ठीक है, ठीक, इनकी राजधानी क्या क्या है? आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकेविक, रिकेविक, रिकेविक इसकी राजधानी होगी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ओस्लो किसकी राजधानी होगी? नॉर्वे की, ओस्लो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, हेलेंस्की इसकी फिनलैंड की राजधानी। और डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, कोपनहेगन। ठीक है, कोपनहेगन। तो ये पांचों देश मिलकर कौन बनाते हैं? नॉर्डिक देश। अगर मैं बात करूं डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, अगर मैं इन तीनों देशों को मिला दूं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों देश मिलकर बनते स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन, नेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश। कौन से? 3, और पांचों मिलेंगे तो बनेंगे नॉर्डिक देश। तो ठीक है, ये समझ आ गया? तो ये हो गया हमारे देशों के बारे में, ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ये ऑपरेशन, अभी हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, इजराइल और इधर ईरान। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। ठीक, युद्ध। अब इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु जो इसके ठिकाने थे उन पर हमला किया, और ऑपरेशन क्या लिया? राइजिंग लायन, राइजिंग लायन। इसने क्या किया? ये ऑपरेशन लॉन्च किया। अब ईरान ने इजराइल पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रू प्रॉमिस,
3। ठीक है, तो ईरान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है वो ट्रू प्रॉमिस 3, और इजराइल ने जो लॉन्च किया है वो है राइजिंग लायन। दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्या किए हैं, परमाणु वो मतलब युद्ध किया है। अब इजराइल ने पहले इसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो इसके जो परमाणु ठिकाने हैं वो जैसे नतांज, पहला कौन सा था, नतांज। नतांज इसका परमाणु ठिकाना था, जो सबसे इसका महत्वपूर्ण था, नतांज और इस्फाना, इस्फहान, ये दोनों परमाणु ठिकाने अगर चर्चा में थे इसलिए मैंने आपको नाम लिखा दिया। ठीक है, इनके खिलाफ भी हमला किया गया। अब बात करें तो इसने इजराइल के शहरों पर हमला किया, जैसे तेल अवीव। तेल अवीव किसका शहर है, इजराइल का शहर है, तो इसने जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया इजराइल पर, तेल अवीव शहर पर हमला किया। ठीक है, हैफा शहर पर भी हमला किया। ठीक है, तो इसके शहरों पर इसने एक दूसरे ने हमला किया। ठीक, तो इसने तेल अवीव पर हमला किया, इसने इसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अब इजराइल के पास कौन सा वायु रक्षा प्रणाली है, तो वायु रक्षा प्रणाली जो इजराइल की है, वायु रक्षा प्रणाली इजराइल की कौन सी है, तो आयरन डोम। आयरन डोम। भारत की कौन सी है, तो भारत के पास कौन सा है, S-400। ठीक है, S-400। चीन के पास कौन सी है, जो हमने फोड़ दी थी अभी पाकिस्तान में, HQ-9। HQ-9 पाकिस्तान और चीन के पास दोनों की यही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यूएसए के पास कौन सी है, तो यूएसए के पास है थर्ड। यूएसए के पास कौन सी है, थर्ड। तो ये उसकी वायु रक्षा प्रणाली हो गई। तो ये देखो ऐसे वहां पर नज़ारे देखने को आजकल मिल रहे हैं। तो ये हो गया इजराइल। ठीक है, इजराइल और ईरान दोनों का मैप देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की पूंछ आ रही है, नल्ला अपना पाकिस्तान। ठीक है, और इससे आगे भारत, इसके पूर्व में भारत और इधर पाकिस्तान, और ये इसके पश्चिम में ईरान हो गया। कौन सा देश है, ईरान। और इधर ये छोटा सा देश यहाँ कौन सा है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और ये कौन सा है, इजराइल। ये देश है इजराइल। ठीक है, इजराइल की राजधानी जो हम मानते हैं वो है तेल अवीव। तेल अवीव। अगर बात करो यूएस कौन सी मानता है, तो यूएस इसकी राजधानी जेरूसलम। जेरूसलम इसकी राजधानी को मानता है। ठीक, अगर बात करो इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा न्यू शकेल। शकेल इसकी मुद्रा है। और यहाँ के जो राष्ट्र पीएम है वो कौन है, नेतन्याहू। याहू यहाँ के प्रधानमंत्री। अगर मैं बात करूं यहाँ की जो संसद है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। नेसेट यहाँ की संसद का नाम है। अगर ये हो गया हमारा, ये नोट कर लिया, तो मैं ये जो हमारे नीचे संरचना दिख रही है, ये जो संरचना दिख रही है, ये हो गया हमारा लाल सागर। लाल सागर। ठीक है, और ये लाल सागर में जो यहाँ से खाड़ी मिलती है इसको बोलते हैं अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है, तो इजराइल के से मिलने वाली कौन सी, लाल सागर किसके माध्यम से मिलता है, तो अकाबा की खाड़ी के माध्यम से मिलता है। यहाँ पर है इनका छोटा सा शहर गाजा। गाजा यहाँ पर शहर है, और ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक, इजराइल का ये वाला हिस्सा वेस्ट बैंक। ऊपर इसके लेबनान देश है। लेबनान देश है जिसकी राजधानी बेरूत। बेरूत इसकी राजधानी है। यहाँ पर सीरिया, यहाँ पर इराक, और ये हो गया अपना ईरान। ठीक है, तो ये वेस्ट बैंक, और यहाँ पर हो गया जॉर्डन। कौन सा देश है यहाँ पर, जॉर्डन। ठीक, तो ये हो गया हमारे इजराइल के बारे में पूरी जानकारी। अगर बात करूं ईरान की, तो ईरान की राजधानी मैंने आपको कल ही लिखाई थी। इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे ईरान की राजधानी। और यहाँ पर कौन सी जल संधि है, तो हॉर्मुज जल संधि, जो किसे जोड़ती है, तो ये है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी हो गई, तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि क्या है, हॉर्मुज जल संधि। यहीं पर भारत ने क्या बनाया है, एक चाबहार पोर्ट का निर्माण किया। चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, तो ईरान में है। किसके लिए, तो चाबहार पोर्ट हमने अफगानिस्तान में जाने के लिए इसका निर्माण किया है। ठीक है, ऊपर
इसका बॉर्डर किससे मिलता है? तो ये हो गया हमारा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से बॉर्डर किसका मिलता है? तो ईरान का नॉर्थ में, उत्तर में जो बॉर्डर है कैस्पियन सागर से मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। 2025 में मुद्रास्फीति में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश रहा? तो मुद्रास्फीति में जो सबसे अधिक देश प्रभावित रहा उसका नाम था अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को सबसे ज्यादा प्रभावित महंगाई ने किया। अर्जेंटीना को सबसे अधिक प्रभावित किया। भारत में तितली परिवार का नया सदस्य यूथलिया मलकाना कहाँ पर खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल में खोली गई है। नया ओईसी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नया ओईसी पोर्टल जो है हमारे अमित शाह जी ने लॉन्च किया, गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया। भारत 2050 तक किस फसल के उत्पादन में दुनिया की शीर्ष, हमारी आलू हम इतना खाते हैं कि शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, इसे उत्पादन में भी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो मंत्रालय है हमारा, इसका नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। इसमें क्या है, जितनी भी हमारी जो है जनजातियां हैं उनका उत्थान कैसे किया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए, इसके लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय क्या है, अभियान है। जनजातीय अभियान कौन सा है? तो यही है धरती आबा। कौन सा हो गया? धरती आबा जन भागीदारी। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम क्या करेंगे? तो 549 ब्लॉक, इसमें क्या करेंगे? 549 तो हमारे जिले हो गए 549 जिले के क्या होंगे? जो 549 जिले हैं उनके 2900 ब्लॉक होंगे, 2900 ब्लॉक। ठीक है, इनके 2900 ब्लॉक के 207 जातीय, ठीक, कौन से? इनके 207 जनजातीय समूहों के 1 लाख लोगों को, एक जनजातीय समूह के लगभग 1 लाख गांवों को क्या किया जाएगा? इनको शिक्षित किसके लिए? और सरकारी योजनाओं के लिए। ठीक है, तो सरकारी योजनाओं के लिए शिक्षित किया जाएगा और उससे लिए क्या किया जाएगा? उनको, लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिससे कि इनका उत्थान हो सके। ठीक है, जोड़ा जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा अब तक का सबसे बड़ा क्या हो गया? जनजातीय अभियान होगा जो भारत में शुरू किया गया। ठीक है, और इसकी अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो ये अभियान 30 जून 2025 तक चलाया जाएगा। कब तक चलाया जाएगा? तो 30 जून 2025 तक चलाया जाएगा। और भारत का ये सबसे बड़ा क्या है? जनजातीय अभियान है अब तक के इतिहास का, मतलब जब से भारत आजाद हुआ है। तो ये हमारे मोदी जी जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा है और धरती आबा ये जन भागीदारी अभियान शुरू किया गया है। ट्राइबल वेलफेयर फ्रॉम विजन टू मिशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने अभी 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। बानू मुश्ताक ने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो जो हमारी बानू मुश्ताक है उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, किसके लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए। इनकी पुस्तक कौन सी है? हार्ट लैम्प पुस्तक, इसके लिए इन्हें ये मिला। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 180 देशों में से कौन सी है? तो हम 96 पर है। और ये बथुकम्मा थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला उत्सव थाईपुसम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला राज्य जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है। अभी क्या हुआ है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले हमने क्या टेस्ट कर लिया है कि एक वोटिंग पैटर्न टेस्ट कर लिया है, जिसमें हम अपने फोन
या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू किया गया है? बिहार में शुरू किया है। किसके लिए? जो लोग, किसके लिए? किसके लिए? तो ये किसके लिए है? एक तो जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, किसके लिए? प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर हो गए, और कौन हो गए? बीमार, कोई गंभीर बीमारी से बीमार व्यक्ति हो गया, बूढ़े, बूढ़े व्यक्ति हो गया, कोई गर्भवती महिला हो गई, गर्भवती महिला, ठीक है, ठीक है, या दिव्यांग, दिव्यांग, इन सब के लिए क्या किया गया है कि वो अपने फोन या एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से एक एप्लीकेशन के द्वारा अपने वोट को डाल सके। तो वोटिंग परसेंटेज में अभी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार में क्या है? बिहार में अभी नगर निकाय के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव, ठीक है। तो इन नगर निकाय के चुनाव में इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो इसका इम्प्लीमेंट राज्य, बिहार की जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग इसका क्या करेगा? ये इसका इम्प्लीमेंट करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है? तो जो हमारे स्वशासन, यानी जो हमारे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम, नगर निगम, इसके चुनाव कौन कराता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और इससे ऊपर के जितने भी चुनाव होंगे, वो चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधान परिषद के हों, किसी के भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसका भी चुनाव हो, तो वो केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है वो कराएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो कब से शुरू किया जा रहा है? तो अभी बिहार में शुरू किया जा रहा है, और इसके लिए 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। तो एक एप्लीकेशन तो जो वो है उसका नाम है ई वोटिंग, ई वोटिंग, ये तो एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च कर दिया गया है। और दूसरा क्या है? एक कोई निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो मतलब 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, प्रवासी मजदूरों के लिए और वहां से बाहर रहने वाले सभी लोगों के लिए जो वोट आकर डालने में असमर्थ हैं बूथ तक, उनके लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो गया बिहार बिकम्स द फर्स्ट स्टेट ऑफ एडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स, यानी जो उनके गांव में, नगर निगम में, शहरी निकायों में जो वोट गिरेंगे उसके लिए ई वोटिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया जाएगा। और विश्व की बात करें, अगर विश्व की बात करें कि ऐसा करने वाला पूरे विश्व में, भारत में तो बिहार हो गया, लेकिन विश्व में ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा था? तो एस्टोनिया, बाल्टिक देश एस्टोनिया ऐसा था। एस्टोनिया बाल्टिक देश, में आपको दिखाऊं तो कहां पर है? मैंने मैप आया था ना नॉर्वे का, ये रहा, ठीक है। ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। तो जो इसमें सबसे ऊपर वाला है एस्टोनिया, यहाँ पर पहली बार इसका उपयोग किया गया था। किसका? ई वोटिंग का, यानी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप वोट डाल सकते हैं, इसके एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक, तो ये अभी पहला स्टेट कौन बना है? बिहार बना है ऐसा करने वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी पिछले मंथ के रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में रहवीर योजना, रहवीर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ऐसा करने वाला एमपी पहला राज्य था। ठीक है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूरिस्ट की शुरुआत किस देश ने की है? तो ऐसा कर कौन रहा है? सऊदी अरब। यहाँ पे कुछ है तो बचा नहीं, अभी तेल कम हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं? घूमने का स्थान यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया इसका सदस्य बना है। अल्जीरिया, इससे पहले कौन बना था? तो इंडोनेशिया बना था। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा आचार्य चरक और सैग सागा सुरस्त्रा की मूर्तियों का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? तो ये कहाँ किया गया था? गोवा, गोवा के राजभवन में, गोवा के राजभवन में इसका आयोजन किया गया था। सुसूत्र संहिता,
होना चाहिए था यहाँ पे, आचार्य चक्र और साग सुसूत्रा। ठीक है चलिए। हाल ही में मारुति सुजुकी ने खुदरा कारों वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? अभी मारुति क्या कर रही है कि जिससे उसकी कारों को अधिक से अधिक बेचा जा सके, कारों को अधिक से अधिक बेचा जा सके भारत में, तो उसके लिए उसने एक बैंक जिसका नाम है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके साथ समझौता किया है। और समझौता क्यों किया है कि जिससे लोगों को मारुति सुजुकी जो कार खरीदने पर क्या हो सके, सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो इसके लिए अभी मारुति और सुजुकी दो कंपनियां हैं, लेकिन मिलकर एक कंपनी बनाती है भारत में, मारुति सुजुकी। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है कि समझौता किया गया है कि इसका उद्देश्य है जिससे लोगों को सस्ते पैसे मिले और वो क्या है, कार मेरी आकर खरीदें। ठीक है, इसके लिए ये समझौता किया गया है। तो ये दोनों के बीच समझौता रहा है, देखो कागज कि भैया हम दोनों समझौता कर लेते हैं और भारत के लोगों को बुलाएंगे और उनको नई नई कार देंगे। ठीक, इसके लिए समझौता किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हमारे क्या थे, वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, तो उसमें से 39 पुरस्कार किसने, हमारी मुर्मू जी ने वीरता के प्रदान किए। भारत ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप ही बताएंगे कि किस देश को पछाड़कर भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। सरकार ने GPRA आवास में के लिए 4% कोटा क्या किया है, प्रदान किया है। तो हमारे यहाँ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई है और जो विकलांग अधिकारियों के लिए ये कोटा शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में सुधार के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में NPCI ने नए नियमों के अनुसार अब UPI लेन देन के कितने समय में पूरे होंगे? यानी हमारी जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, एक टाइम डिसाइड कर दिया है। जो हम UPI से पैसे भेजते हैं तो कई बार उसमें काफी समय लग जाता है, तो उसमें इन्होंने समय का निर्धारण किया है कि 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारा ट्रांजैक्शन क्या होगा, जो हमारा पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो किसने किया है, तो NPCI ने किया है। किसके लिए, UPI की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका होता है। और NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब क्या है कि अब UPI ऐप पर लाभार्थी केवल इसमें कुछ बदलाव भी किए गए, जैसे UPI के लेवल पर केवल अंतिम जैसे हम किसी को फोन से क्या करते थे, कोई पैसे ट्रांसफर करने, तो यहाँ उसका नाम डालते थे, जैसे क्या डालते थे नाम, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर शिवम शर्मा। ठीक है, पैसे ये देगा, किसको भेज रहे हैं, शिवम शर्मा। और कौन भेज रहा है, मान लो प्रियांशु भेज रहा है, प्रियांशु किसे पैसे भेज रहा है, शिवम शर्मा को। शिवम शर्मा मांगता रहता है पैसे, प्रियांशु ने कहा चल मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो प्रियांशु ने यहाँ पर नाम लिख दिया, यहाँ पर क्या नाम लिख दिया, गौतम। ठीक है, गौतम। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब गौतम नाम नहीं लिखा जाएगा, जो शिवम नाम है वही लिखा जाएगा। ठीक है,
तो जिसको भेज रहे हैं वही नाम लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और का नाम उसमें डाल दें। ठीक, उसके साथ क्या होगा, उपयोगकर्ता जो लाभार्थी है उसका नाम एडिट नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है, तो जो भी नाम है वही रखना पड़ेगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। और प्रतिदिन 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब इसमें नई शर्त डाल दी है। शर्त क्या डाल दी है कि प्रतिदिन 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैलेंस चेक कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले आप कितनी बार भी बैलेंस चेक कर सकते थे, खट से दबाया बैलेंस चेक, खट से दबाया बैलेंस। अब एक लिमिट कर दी गई कि 50 से ज्यादा नहीं, 50 बार से ज्यादा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दो बदलाव किए गए हैं और कहा गया है कि 30 जून 2025 तक इनको लागू कर दिया जाएगा। तो ये एक इनकी डेट भी रख दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पेमेंट हो गया। अब भारत मिशन लाइफ को किस योजना में शामिल करेगा? तो हमारी जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, किसमें शामिल करेगा? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना, किसमें? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना में इसको शामिल किया जाएगा। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, ये किसने लिखी? तो पूजा पुजारा ने। किसने? पूजा पुजारा। ये किसकी? चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, उन्होंने लिखी। तमन्ना भाटिया को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये मैसूर सैंडल सोप, मैसूर यानी कर्नाटक का मैसूर सैंडल सोप, इसका क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कालाजार उन्मूलन के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 6 अफ्रीकी देशों में से कौन शामिल नहीं है? तो भाई कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो इसमें तो कई सारे देश थे जो अपने ईस्ट अफ्रीका के देश थे, वो शामिल थे। कितने? 6 देश। ठीक है, जिसमें इथोपिया, जिबूती, ये सारे देश थे। ठीक, ये सारे देश इसमें शामिल थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून को मनाया गया। और ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जो हम खाना बनाते हैं ना घर पे, ठीक है, क्या होता है? जो भोजन की कला है हमारी, गैस्ट्रोनॉमी क्या है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, जो हमारी भोजन बनाने की कला है। भोजन बनाने, गैस्ट्रोनॉमी का होता है भोजन बनाने की कला, ठीक है। तो इसके लिए दिवस मनाया गया, वो 18 जून को मनाया गया। इससे पहले हम 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मना चुके थे। चलो एक बार लिख लेते हैं कि जून में कौन कौन से दिवस मनाए गए। 1 जून के दिवस, 1 तारीख को कौन सा हो गया? विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को। 3 जून को साइकिल दिवस, ठीक है, साइकिल दिवस, सेहत के लिए साइकिल जरूरी है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं। 8 जून को हम मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। कौन सा मनाते हैं? तो विश्व महासागर दिवस मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो मनाते हैं 11 तारीख को, तो 11 तारीख को हम कौन सा मनाते हैं? 11 तारीख को हमारा है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 14 तारीख को हम मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस हम कब मनाते हैं? तो 14 तारीख को मनाते हैं। उसके बाद हमने 17 तारीख को कौन सा मनाया था? तो 17 तारीख को हमने मनाया था विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। ठीक है, 17 तारीख को हमने इस दिवस को मनाया। साथ ही 17 तारीख को
एक दिवस और मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं विश्व मगरमच्छ दिवस। मगरमच्छ दिवस। तो कौन सा? 17 तारीख को विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे 2025। देखो, खाना बनाने की कला को बोलते हैं गैस्ट्रोनोमी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कि देश के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारे गुजरात में। प्रोजेक्ट कुशाने को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रकार की कलाकारों को भेंट किए, कलाकारों से भेंट किए? तो ये कौन से थे? ये गोंड और मधुबनी। कौन से? मधुबनी और गोंड कलाकार और गोंड कलाकार थे इनके। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार MSME क्षेत्र भारत के GDP में कितना योगदान देता है? तो मैंने आपको बताया था कि 29% योगदान देता है, जबकि इसकी भागीदारी सबसे कम है, यानी सबसे कम लोग इसमें कार्य करते हैं और इस GDP में सबसे अधिक योगदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अंतिम क्वेश्चन आज का। गुई मॉरिस पुर्तगाल में आयोजित $40,000 ITF महिला टूर्नामेंट टेबल टेनिस की फाइनल में अंकिता रैना, ये भारत की है अंकिता रैना, और एलिसा रॉब कहाँ की है? तो ये फ्रांस की है, और ये कहाँ की है? भारत की। ठीक है, इन्होंने एक टूर्नामेंट जीता है। वो कहाँ पर जीता है? तो इन्होंने जापान में आयोजित ये टूर्नामेंट कौन सा था? महिला टेबल टेनिस टेबल अंकिता ने किस देश की जोड़ी को हराया? तो ये जापान की जोड़ी को हराया, और ये कहाँ पर हुआ है? पुर्तगाल के गोइमास में इसका आयोजन हुआ है, और इन्होंने जापान की जोड़ी को हराया है। ठीक है, ये जो हमारी दोनों थी, ये कौन सी थी? चौथी वरीयता प्राप्त चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी थी, वरीयता प्राप्त जोड़ी, और इन्होंने जापान की थर्ड यानी तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया, वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया। ठीक है, इन्होंने दोनों ने इसको हराया। तो आयोजन कहाँ हुआ? पुर्तगाल में आयोजन हुआ। हराया किसको? जापान की हिरोमा आबे। जापान की कौन कौन सी थी? तो हिरोमा आबे, और एक थी यहाँ की कोनाको। इन दोनों को हरा दिया। किसने? अंकिता और एलिस रॉब ने हरा दिया। तो ये देखिए, अंकिता और एलिस रॉब का आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी अंकिता है, ठीक है, और ये एलिस रॉब है। इन दोनों की युगल जोड़ी ने किसको हरा दिया? जापान की जोड़ी को हरा दिया। तो ये था हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 क्वेश्चनों को पढ़ा। आपसे एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे जितने भी अपडेट्स हैं आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। नमस्कार।